स्टार्ट अपन को करना था कहां से, कि जब दो डिस्क हैं और दोनों के पास रोटेशन है, दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों के पास रोटेशन है, उस स्थिति में, ठीक है ना। तो दो डिस्क है, उन दोनों के पास रोटेशन है, मतलब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ये एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक दूसरी डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r/2 है, और ये क्लॉकवाइज घूम रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना। ये क्लॉकवाइज घूम रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इन दोनों डिस्क को क्या किया मैंने, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज कर दिया। इन दोनों डिस्क को क्या किया बेटा मैंने, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज कर दिया, एक के ऊपर एक कर दिया। अब इसमें से एक इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रही है और दूसरी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, दोनों का रोटेशन की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, उनमें फ्रिक्शन होगा बेटा, उनमें फ्रिक्शन आएगा बेटा, क्लियर। और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के मोशन का अपोज भी करेंगे, वो दोनों एक दूसरे के मोशन का अपोज करेंगे। अब अपोज करने के बाद क्या वो एक दूसरे को पूरी तरह से रेस्ट पर ले आ पाएंगे, क्वेश्चन इज दिस, क्या वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से रेस्ट पर ले आ पाएंगे। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन देयर एंगुलर मोमेंटम, ये डिपेंड करता है उनके एंगुलर मोमेंटम पर। नहीं, ओमेगा अकेले पे नहीं बेटा, अकेले ओमेगा पे नहीं, ओमेगा पे डिपेंड नहीं करेगा, ओमेगा के साथ साथ आई पर भी डिपेंड करेगा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट लग जाएगा बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो अब मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं। इफ स्मॉलर डिस्क is placed coaxially on bigger disk, if smaller disk is placed coaxially on bigger disk, what will be their combined omega? ये अपना क्वेश्चन हो गया, व्हाट विल बी देयर कंबाइंड ओमेगा, उनका कंबाइंड ओमेगा क्या होगा। ओके, अब यहां पर कंबाइंड ओमेगा निकालने के लिए यदि मैं देखूं तो बाय कंजर्वेशन, सीधा डायरेक्ट बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल, ठीक है ना, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से जब हम देखें तो क्या होगा, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू फाइनली I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, दोनों का ओमेगा सेम हो जाएगा बेटा, फाइनली दोनों का ओमेगा सेम हो जाएगा। और यहां से हम देखें इसका I हाफ m r स्क्वायर, ओमेगा इज ओमेगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं और ये क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं, प्लस हाफ m r/2 का होल स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, क्लॉकवाइज है एंड दिस इज इक्वल टू हाफ m कॉमन ले लिया r स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, फाइनल ओमेगा। एंड यहां से हम देखें तो एक काम करता हूं मैं, हाफ m और हाफ m सभी में से कैंसिल कर देता हूं, फिर यहां से r स्क्वायर ओमेगा कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से बचा 1 माइनस यहां से बचा 1/4 इज इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो 5r स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा डैश, और यहां से r स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो ओमेगा डैश बराबर ये भी 4 3/4 3 ओमेगा अपॉन 5, आंसर आ गया 3 ओमेगा अपॉन 5। क्या किया बेटा मैंने, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क को रख दिया और दोनों डिस्क का रोटेशन कैसा था, अपोजिट, दोनों डिस्क का रोटेशन अपोजिट।
तो कुछ नहीं किया, क्या किया बेटा मैंने, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया, किसके अबाउट, उनके सेंटर के अबाउट, उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। अब इसका है ओमेगा इंटू आई, इसका एंगुलर मोमेंटम, इसका ओमेगा इंटू आई। अब यहां पर एमबीआर क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनकी एक्सिस ट्रांसलेट नहीं कर रही है, तो केवल हमने आई ओमेगा का कॉन्सेप्ट लिया, केवल आई ओमेगा। तो आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा, बाद में उनकी कंबाइंड वेलोसिटी एक ही रहेगी। ये तो अपन अच्छे से समझते हैं बेटा कि बाद में उनकी कंबाइंड वेलोसिटी सेम रहेगी, इसलिए बाद वाली वेलोसिटी को मैंने एक ही सिंगल वेलोसिटी ओमेगा माना, और इस तरह से यहाँ पर ये चीज। तो अब इस तरह से अपन देखें, ये यहां से यही क्वेश्चन सेम। आई होप ये तो क्लियर है ना बेटा सभी को, इसमें कोई डाउट, किसी को कोई डाउट बेटा? नो, सभी के लिए क्लियर है? ओके ना, अब इसी में ध्यान से देखना है जरा, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, हल्का सा चेंज करता हूं। क्या चेंज कर देता हूं, इसका ओमेगा भी मैं एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूं, इसका ओमेगा भी मैं एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूं, और इसके ओमेगा को मैं 2 ओमेगा बना देता हूं, इसके ओमेगा। अब मैंने ओमेगा अलग अलग कर दिया, अब इसके ओमेगा, तो क्या होगा, अब ये नेगेटिव की जगह ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। आई वन ओमेगा वन, इसमें ओमेगा रहेगा, आई टू ओमेगा टू, इसमें माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 2 ओमेगा आ जाएगा, प्लस 2 ओमेगा आ जाएगा वाले में। तो वो सिंगल ओमेगा क्वेश्चन हुई जिसमें ओमेगा डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है, ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे अपन से। इज इट ओके बेटा? ओके चलो, ब्लर हो रहा है क्या? अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी ब्लर कैसे हो सकता है? ब्लर हो रहा है? वॉइस अटक रही है, ब्लर, रोबोटिक वॉइस। एक मिनट मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। हेलो बेटा, कैसा है अब ठीक है? ओके, हाँ चल, ओके थैंक यू। हाँ जी बेटा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट, हाँ एकदम अपने पास में वो सारी चीजें आ जाएं ना। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन? अभी अपन ने क्या किया था बेटा,
डिस्क को लाकर एक के ऊपर एक रखा था। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्क को लाकर साइड बाय साइड रखता हूँ। अपन ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, याद है? उस समय क्या था, उस समय जब एक क्लॉकवाइज घूमती और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमती तब प्लस करना होता है, याद है? उसमें जब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज तब प्लस करते हैं, उल्टा होता है। तो ठीक है, चलो ओके डन। कैसा कर देते हैं अपन? लो, smart disk is placed such that surfaces, yes, circumferences touch, such that circumferences है ना, मतलब कैसा रख दिया अपन ने, ये बड़ा डिस्क, ये छोटा डिस्क। अब ये भी अपने हिसाब से क्लॉकवाइज घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, और ये भी अपने हिसाब में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, दोनों ओमेगा से घूम रहे हैं, दोनों ओमेगा से घूम रहे हैं। What will be their angular velocities? अब बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो प्लस करोगे या माइनस? यस, अब दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना? क्लियर? अब दोनों सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे। तो अब जब हम उनको माइनस करेंगे दोनों को, तो ऐसी स्थिति में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्या स्थिति आ जाएगी? पहले वाले के लिए हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, इसको अपन ने पॉजिटिव मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा, नेगेटिव हो जाएगा दूसरा। एंड बाद में क्या होगा, ये ऐसा घूमने लगेगा अल्टीमेटली। अब बाद में दोनों के ओमेगा सेम होंगे क्या? नाउ दिस इज द क्वेश्चन, बाद में दोनों के ओमेगा सेम होंगे क्या? नो, बिल्कुल ठीक बेटा। याद है वो प्लेट वाला एग्जाम्पल जो मैं दो प्लेट लाया था, एक बड़ी और एक छोटी, है ना? एक बड़ी और एक छोटी, तो उसमें क्या था, दोनों की रेडियस अलग अलग है, दोनों की सरफेस वेलोसिटी सेम होगी, दोनों की सर्कमफ्रेंशियल वेलोसिटी भी सेम होगी, और v इक्वल टू ओमेगा आर ओमेगा, ठीक है ना? तो अब यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा कि इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइनली v मान लेगा फाइनली, तो इसका मतलब r इंटू ओमेगा एफ 1 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू r बाई 2 इंटू ओमेगा एफ किसका, सेकेंड का, ये फर्स्ट डिस्क ये सेकेंड डिस्क। तो इस तरह से हम यदि कह दें तो दोनों साइड से यदि इसको कैंसिल कर दें, तो ओमेगा एफ 1 इज इक्वल टू ओमेगा एफ 2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब यदि इसकी ओमेगा फाइनल ओमेगा एफ 2 है, तो इसके पास ओमेगा एफ 2 डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा एफ 2 बहुत लंबा सा नाम दिख रहा है, इसको अपन ओमेगा डैश कह देते हैं, तो इसको भी क्या कहना पड़ेगा फिर, ओमेगा डैश अपन 2 कह देंगे। ये चीज क्लियर है? नहीं आया? देखो भाई, बाद में क्या होगा, देखो दोनों की वेलोसिटी, कल वाला एग्जांपल याद करो। वो एक मैं बड़ी प्लेट लाया था, एक छोटी प्लेट लाया था, दोनों की वेलोसिटी सेम थी, याद है? सर्कमफ्रेंस में दोनों की वेलोसिटी सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? ये क्लियर है विशी बेटा? हाँ, ये क्लियर। तो यदि v दोनों का सेम है, तो इसके लिए हम कहेंगे r1 ओमेगा 1 बराबर r1 ओमेगा 1 बराबर v,
और R2 ओमेगा 2 बराबर V। जब दोनों के लिए V सेम हो गया, पहले तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, हाँ, फिर बाद में क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर उनका V सेम हो जाएगा। इज इट ओके? तो ऐसी स्थिति में अब क्या कहेंगे हम कि इसके लिए R1 ओमेगा 1, हाँ, और उसके लिए R2 ओमेगा 2 सेम, तो उसके बेसिस पे R1 ओमेगा 1 बराबर R2 ओमेगा 2, और इसमें से फिर मैंने कैंसिल कर दिया R2, क्योंकि R2 दोनों के लिए सेम था, तो उस तरह से ये रिलेशन है। अब इसमें चूंकि ये लंबा लिखना पड़ रहा ओमेगा F1 ओमेगा F2, तो मैंने उसको ओमेगा डैश लिख दिया फाइनल वाले को। अब अपने लिए कहानी क्लियर हो गई। तो अब क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम L कितना हो जाएगा, I1 ओमेगा डैश अपॉन 2 प्लस I2 ओमेगा डैश। अब प्लस क्यों किया, अब प्लस क्यों किया, क्योंकि बाद में एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एक की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। जब इस पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है ऊपर, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, और जब दोनों अपोजिट होते हैं, साइन से प्रॉब्लम हो रही है, हाँ बेटा साइन से प्रॉब्लम, इसीलिए मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बस केवल इसी क्वेश्चन में याद रखना आपको, अपोजिट के केस में साइन ध्यान, बस केवल इसी क्वेश्चन, और किसी क्वेश्चन में ऐसा करने को नहीं कहूंगा पूरी रोटेशन में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, ओवरलैप होता है, इसमें ओवरलैप में होता है, ओवरलैप में दोनों की डायरेक्शन सेम आनी चाहिए। तो ऐसा देखो कि ये पापड़ की तरह या रोटी की तरह को ऊपर दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दो, रोटी की तरह इसको ओवरलैप करो, तो क्या हुआ, जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जब ओवरलैप करोगे तो कैसा घूमता दिखाई देगा, वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो उस स्थिति में फिर वो आपको सेम डायरेक्शन में दिखाई जाना चाहिए ना, ओवरलैप होने के बाद। मिरर इमेज की तरह है ये ऐसा याद कर सकते हो तुम कि मिरर इमेज की तरह होना चाहिए। जब मिरर इमेज की तरह होगा तभी जाके वो सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हो तो हटा दो, इस क्वेश्चन को हटा, ज्यादा कंफ्यूज हो रहे तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बेटा कि इसकी वजह से मैं तुम्हारा पूरा चैप्टर कंफ्यूज करूं, ये कोई क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी वजह से तुम पूरे चैप्टर में कंफ्यूज हो। बहुत सिंपल सी चीज है, या दिमाग में आ जाए, याद हो जाए, समझ में आ जाए तो याद रखो, नहीं आ जाए तो भूल जाओ। एक क्वेश्चन की वजह से अपन को पूरा चैप्टर बेकार नहीं करना। मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा कि जब साइड बाय साइड रखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, लास्ट सेंटेंस है ये, इसके बाद फिनिश कर देंगे अपन इसको। जब साइड बाय साइड रखते हैं तो यदि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐड करेंगे, और यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, चाहे वो दोनों क्लॉकवाइज हो चाहे वो दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो चीज रूल है वो रूल है, वो फाइनली के लिए भी है, वही चीज इनिशियली के लिए भी है, वही रूल है, साइड बाय साइड रखने पर वही रूल है। अब यहां पर क्या हुआ, शुरुआत में दोनों का ओमेगा कैसा दिया, दोनों का सेम एंटी क्लॉकवाइज दिया, रखो दोनों को साइड बाय साइड, क्या कहोगे, दोनों का रोटेशन कैसा है, सेम है, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे कि ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट इज व्हाट वी हैव डन, वो किया अपन ने, वो कर दिया। बाद में क्या होगा, बाद में हमेशा यदि उन दोनों को मेंटेन करना है तो वो दोनों अपोजिट होना चाहिए, बाद में फिक्स है, कभी सोचने की जरूरत ही नहीं है, बाद में हमेशा फिक्स है, कभी सोचने की जरूरत नहीं है। बाद में तो उनके बीच का रिलेटिव मोशन बंद होना चाहिए, यदि फ्रिक्शन है तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो यदि इन दोनों की सर्फेसेस आप आपस में टच करके रखोगे तो उनका रिलेटिव मोशन एक दूसरे को अपोज करेगा, ठीक है ना, और उनका मोशन अपोजिट होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में वो साइड बाय साइड में दोनों का रोटेशन, यदि सोच के देखो, इन दोनों फिंगर, ये दोनों फिंगर में टच हो रही है, इन दोनों फिंगर का रिलेटिव मोशन जीरो करना है,
तो मतलब क्या है, यदि ये वाली फिंगर ऊपर जाएगी तो इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक पाम मेरी क्लॉकवाइज घूम रही है, दूसरी पाम एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ इसमें प्लस लिखोगे कि माइनस? प्लस। अब बताओ कहां कंफ्यूजन है? अब बताओ कहां कंफ्यूजन है? ये किसके के लिए बताया? केवल और केवल साइड बाय साइड के लिए। ओवरलैपिंग में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एक के ऊपर एक रखने पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आ गया? अभी भी आ गया हो तो ठीक है, और नहीं आया हो तो डबल ठीक है, डबल ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। इज इट ओके? कनेक्ट हो गया? आगे बढ़ो बेटा। ओमेगा डैश निकल आएगा ना अब यहां से। चल अगला। चल अब थोड़े से अलग हटकर क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही है, बट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन विल बी अ बिट डिफरेंट। ठीक है ना? तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, मैं यहाँ पर नहीं चला चल बिना पानी। हाँ टी आ गई है लेकिन आज चलो ओके। ये 2m मास, लेंथ L, ये m मास विद वेलोसिटी v। ओके, और ये यहाँ पर हिंज है, यहाँ पर ये हिंज है ना। यहाँ पर आके ये टकराती है बॉल, और टकराने के बाद बॉल रुक जाती है। इफ रॉड इज प्लेस्ड on horizontal smooth surface and a ball comes as shown in figure, strikes the rod and comes to rest. Find initial angular velocity of rod. ये रॉड देखो बेटा ऐसी रखी हुई है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये अपना पाम मेरा पाम टॉप हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसी रखी है। और इस ऐसी रखी रॉड पर इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, कील ठोक दी। इस पॉइंट पर, इसके एंड पॉइंट पर क्या किया मैंने, कील ठोक दी। कील ठोक दी तो भाई क्या हुआ, इस एंड के अबाउट ऐसा गोल घूमने के लिए फ्री हो गई है, इस एंड के अबाउट ऐसा गोल घूमने के लिए फ्री हो गई बेटा। एग्रीड? क्या ये पॉइंट समझ में आया बेटा? अब इस पॉइंट के अबाउट यदि ये गोल घूमने के लिए फ्री है, अब यहाँ पे क्या किया, एक बॉल आ रही है, बॉल हॉरिजॉन्टल ही आ रही है बॉल भी, और आके यहाँ पे टकराती है इस पॉइंट पर। ठीक है ना? आई यहाँ से यहाँ आके टकरा गई। क्लियर दिख रहा है बेटा? बॉल ऐसी आई, ऐसी आके इस पे टकरा गई।
टकरा गई तो क्या हुआ, बॉल टकराने के बाद रुक गई, तो ये तो आगे चला जाएगा टक्कर से, ये आगे चला जाएगा, तो इसके पास कुछ ओमेगा होगा, रॉड के पास कितना ओमेगा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, तो आप इस पर लगाओ 1.5 मिनट का दिमाग, 2 मिनट दिमाग, मैं 2 मिनट में ज्वाइन करता हूं आपको। अच्छा, √3/2 GL, ओके, और एनीबॉडी एल्स? V/2, अच्छा, 3V/2L, ओके। नाउ पहली चीज देखो बेटा, मैं आंसर के पहले कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करना है। प्रश्न, क्वेश्चंस,
थॉट प्रोसेस। L is different about different reference point. ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, एरोप्लेन वाला कॉन्सेप्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से एल की वैल्यू, एल मींस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है ना? क्या ये चीज क्लियर है? ये जानते हो, ये चीज दिमाग में है? हाँ, कि अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से एल की वैल्यू अलग अलग होती है। तो दूसरा क्वेश्चन मन में क्या आया? अब सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये था पहला, दूसरा अबाउट विच पॉइंट should we conserve L। मैं बार बार L लिखूं तो एंगुलर मोमेंटम है ना? ये इसको बल्कि एक काम करता हूँ, स्मॉल एल कर देता हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? हाँ। तो दूसरा दिमाग में आया क्वेश्चन कि किस पॉइंट के अबाउट हम कंजर्व करें एल को। तो आंसर है भाई ऐसे पॉइंट के अबाउट कंजर्व करना चाहिए जिसके अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो। ऐसे पॉइंट के अबाउट कंजर्व करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आया? अबाउट सच अ पॉइंट वेयर टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। ऐसे पॉइंट के अबाउट हमें करना चाहिए जिसके अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0। टॉर्क 0 हो तो दो ही चीजें हो सकती हैं। टॉर्क 0 का मतलब दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो आप ये कह दो, टॉर्क 0 का मतलब कि आप ये कह दो कि फोर्स 0 है ना, या तो आप ये कह दो कि F इज 0, या आप ये कह दो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स इज 0। या तो आप ये कह दो कि फोर्स 0 है, या आप क्या कह दो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स इज 0। तो अब यदि मान लीजिए आपने कह दिया कि फोर्स 0 है, तो यहां पर वो कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हिंज है, जैसे ही यहां पे आके कोई चीज टकराएगी हिंज से, एक जमीन से, ग्राउंड से फोर्स लगेगा। अब सोच के देखो ना, मत लगाओ यहाँ कील, मत लगाओ यहाँ कील, यहाँ आके टकराएगी बॉल तो क्या होगा? ये रॉड आगे चली जाएगी। तो इसका मतलब कील इस रॉड को रोक रही है। तो कोई भी चीज रोकने के लिए उसे फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई भी चीज रोकने के लिए उसे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या कहलाया कि एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स है, किसका है? हिंज का है। एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन किसका है? हिंज का है, वो 0 नहीं है। तो फिर दूसरा काम क्या करें? तो आंसर आया कि दूसरा काम, एक काम करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स 0 कर दो। मतलब ये कहलाया कि जिस पॉइंट पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क आप 0 कर सकते, उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, है ना? तो इसका मतलब यहां पर कि एज एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, 0 नहीं है, therefore we will conserve L about hinge।
हम किसके अबाउट एल को कंजर्व करेंगे? हिंज के अबाउट। तो आपको बेटा हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा, आपको हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या ये चीज क्लियर आया बेटा? ये चीज समझ में आया? बस अब अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन करने में हिंज नहीं होती तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि हिंज नहीं होगी तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो अभी अपन इस क्वेश्चन के लिए तो ये कर लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखें अपन, तो अपने इस क्वेश्चन के लिए क्या मिल गया हमको? अपन को ये चीज मिल गई कि भाई ठीक है, कितना ये फोर्स आएगा। तो अब अपन देखें कंजर्विंग एल, कंजर्वेशन ऑफ एल अबाउट हिंज, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल किसका है? केवल इस बॉल का, एम वी, डिस्टेंस कितनी एल, इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना 0, बाद में इस हिंज के अबाउट बॉल का कितना 0, रॉड का कितना आई इंटू ओमेगा, हिंज के अबाउट आई इंटू ओमेगा। क्या ये चीज क्लियर? तो ओमेगा बराबर क्या हुआ? एम वी एल अपॉन आई। आई कितना होता है हिंज रॉड का? एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3 यही होता है ना? एम से एम कैंसिल कर दो, एल से एक एल कैंसिल कर दो, क्या आ गया बेटा? 3v अपॉन एल, ये आपका ओमेगा आ गया। क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना सा है, छोटा सा है सॉल्यूशन। अरे इसका मास, ओहो सॉरी, मास 2m है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना छोटा सा है बेटा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही किया था बेटा आपने, आपका आंसर सही था, ठीक है ना? लेकिन इस छोटे से क्वेश्चन के पीछे अपने पास इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर दिमाग में होने चाहिए, है ना? इतने कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये क्लियर होने चाहिए। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला चीज अपने दिमाग में क्या होना चाहिए कि भाई साहब हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो हमें एक सीधा सीधा सा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है क्या? हाँ, पहला पॉइंट लगाना है। तो फिर दूसरा पॉइंट कि जब अलग अलग रेफरेंस पॉइंट पर एल डिफरेंट होता है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें किस रेफरेंस पॉइंट पर लेना है। बोले ठीक है, ये भी सोच लेंगे। तो बोले कि सोचने में जब हम देखेंगे कि अलग अलग पॉइंट पर, तो हमें किस पॉइंट पर एल को कंसीडर करना है, तो अब दिमाग में आता है कि क्या इसमें एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम में कहीं नहीं लग रहा? यदि एक्सटर्नल फोर्स कहीं नहीं लग रहा तो हम किसी के भी अबाउट कर सकते हैं, और बेटर होगा उस स्थिति में हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेंगे। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे होंगे तो हम किसी के अबाउट करेंगे, और प्रेफरेबली किसके अबाउट करेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेंगे, ठीक है ना? तो अब हम पहले नंबर तो ये चेक करेंगे कि क्या एफ एक्सटर्नल 0 है। यदि एफ एक्सटर्नल 0 है तो ठीक है, और यदि 0 नहीं है तो फिर हम उस पॉइंट के अबाउट करेंगे जिस पॉइंट पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जिससे कि फायदा क्या होगा? उसी पॉइंट के अबाउट एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा, हमें फोर्स पता करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस पॉइंट, तो इसमें हिंज पे एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, तो हमने हिंज के ही अबाउट कर दिया, हमने हिंज के ही अबाउट कर दिया। अब हिंज के अबाउट कर देने से सीधा सीधा सा एल इनिशियल बराबर एल फाइनल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतनी सी कहानी है। अब देखो मैं फिर से क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, मैं फिर से क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, सिंपल सा इसी कॉन्सेप्ट पर। अब मैंने क्या किया, ये पॉइंट यहाँ पर यहाँ पर हटा, अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर कर दी हिंजिंग L/4 पर। अब मैं किसके अबाउट करूंगा? हिंज के अबाउट करूंगा, हिंज के अबाउट करूंगा तो ये कितना होगा शुरुआत में बॉल का
MB है, MB इंटू 3L/4। मैं लैब में से करके आता हूँ जिससे अलग से दिखाई देगा वो चीज, है ना। MB इंटू 3L/4, ये चेंज आ गया, इजिकल टू आई ओमेगा। MB इंटू 3L/4। अब आई कितना होगा, इसके अबाउट आई, इसके अबाउट यदि आई देखें हम, तो इसके अबाउट यदि आई को अपन आई लिखे हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2m L² / 12 प्लस 2m, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस L/4, L/4 का स्क्वायर दैट इज L/8। ये 2 से ये इसको काट दिया 6, ये 2 से इसको काट दिया 8, क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8, 1/6 प्लस 1/8, 437/24 ml²। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 7/24। किसके अबाउट, इस हिंज के अबाउट। आई बदल जाता है ना, आई बदल जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर देखूंगा आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी जाएगी, 7/24 ml²। m से m कैंसिल कर दिया, ये 4 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 18V/7L। 18V/7L। क्या ये समझ में आया बेटा, क्या ये समझ में आया। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही का वही है, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही का वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। बस क्वेश्चन लंबा क्यों हो गया, क्योंकि अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले आपको इसके अबाउट याद था ml²/3, अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं था तो आपको निकालना पड़ा, और निकाल कर आपने वैल्यू पुट की है, बस सिंपल, कोई नया काम नहीं किया। तो अब इसके बेसिस पे आप वो सारे क्वेश्चंस कर सकोगे। मैंने बॉल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रॉड से नहीं लेते अपन, अरे रॉड से डिस्टेंस कहां से ले लेंगे बेटा, रॉड से तो डिस्टेंस लगातार बॉल की चेंज हो रही है ना, धीरे धीरे बॉल पास में आती जा रही थी रॉड से। रॉड की वेलोसिटी की डिस्टेंस, ध्यान से सुनना मेरा सेंटेंस, रॉड की वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से या रेफरेंस पॉइंट से लेते थे। याद करो, मैं जमीन पर खड़ा था, हर्ष से छत पर खड़ा था और एरोप्लेन ऊपर से जा रहा था। हर्षित ने एंगुलर मोमेंटम में क्या लिया था, एरोप्लेन की स्पीड, हर्षित की पोजीशन से डिस्टेंस ली थी, और मैंने क्या लिया था, एरोप्लेन की स्पीड मेरी पोजीशन से डिस्टेंस ली थी। तो अपन क्या करते हैं, वेलोसिटी की डिस्टेंस लेते हैं एक्सिस से या रेफरेंस से। हिंज के अबाउट क्यों कर रहे हैं आप, मैंने क्या बोला, एक मिनट बेटा, मैंने क्या बोला था, ये मैंने चेक, हिंज के अबाउट क्यों कर रहे हैं आप, ही ने तो बोला था कि हिंज के अराउंड फोर्स लग रहा है, हेंस कैन नॉट बी कंजर्व। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। हिंज के अबाउट क्यों कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन। भाई देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि या तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स 0 हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स 0 होने से क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने से क्या हो जाएगा, टाउ। टाउ में दो ही चीजें होती हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आप यदि देखो, हिंज पर फोर्स कहां लग रहा है, जमीन से एक्सटर्नल फोर्स, जमीन से एक्सटर्नल फोर्स। देखो बॉल आके टकरा रही है, बॉल का टकराना, चूंकि आपने बॉल का इनिशियल में भी लिया, फाइनल में भी लिया, तो बॉल आपका सिस्टम का इंटरनल पार्ट हो गया, बॉल का फोर्स एक्सटर्नल ही रहा। आपने किसको सिस्टम में नहीं लिया, कील को सिस्टम में नहीं लिया,
कील से जो फोर्स लग रहा है उसको सिस्टम में नहीं लिया। तो कील पर जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, कील पर जो लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है। क्या ये चीज क्लियर है, समझ में आई? सकीना, आई एम वेटिंग। नहीं आई? कहाँ दिक्कत है, क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा? मैंने क्या कहा आपसे? टॉर्क जीरो चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कल का स्टेटमेंट देखो जरा, कंजर्वेशन हमने लिखवाया था आपको, टाउ जीरो होना चाहिए एक्सटर्नल, तब हम एल लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एल लगा सकते हैं। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो कब होगा? टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। हाँ, फोर्स तो लगेगा, फोर्स लगने को मैं मना नहीं किया। मुझे क्या जीरो चाहिए, क्या फोर्स जीरो चाहिए या टॉर्क जीरो चाहिए? फोर्स जीरो चाहिए या टॉर्क जीरो चाहिए एल कंजर्व करने के लिए? बोलो सकीना, क्या कर जीरो चाहिए? अरे वो तो फोन पे तो पूछ लोगी बाद में, लेकिन तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, टॉर्क जीरो चाहिए कि फोर्स जीरो चाहिए? टॉर्क जीरो चाहिए। तो टॉर्क के लिए, टॉर्क क्या होता है टॉर्क में? टाउ बराबर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, यही होता है। अब इन दोनों में से कोई एक जीरो कर दो, इन दोनों में से कोई एक जीरो कर दो, या तो फोर्स जीरो कर सको तो फोर्स जीरो कर दो। फोर्स जीरो करना अपने हाथ में नहीं है क्योंकि कील फोर्स देगी। तो क्या कर दिया हमने, आर जीरो कर दिया। आर जीरो कर दिया तो टॉर्क जीरो हो गया। किसके अबाउट हो गया टॉर्क जीरो? केवल और केवल पूरी दुनिया में एक ही पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क जीरो हो रहा है, वो है हिंज। वो है हिंज, क्योंकि हिंज के अबाउट टॉर्क जीरो हो रहा है, बाकी और किसी के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं होता। इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकाल पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं? केवल और केवल हिंज के अबाउट लगा। ओके डन। हाँ, चल अब अगला, हिंज नहीं होगी तो, है ना? हाँ, नहीं पूरा नहीं पढ़ पाया मैं चैट भाई, ये स्क्रॉल हो जाता है गायब। अरे देखो बेटा, राजा बेटा कुछ नहीं, डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है। अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना बेटा कि हिंज लेते हैं अपन, ये चीज क्लियर हो गई कि हिंज लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ। अब एक चीज बताओ, इसकी वेलोसिटी वेक्टर आप क्या कहते हो? एम वी आर इज इक्वल टू एल, यही है ना? एम वी को अपन लिख देते पी इंटू आर। तो पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है ना बेटा, तो इसका पी वेक्टर कहाँ है? जहां पे वेलोसिटी वेक्टर होगा। पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जहां पे वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो अब ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है। अब बताओ, ये हिंज के अबाउट ले रहे हो, तो अब आर क्या लोगे? आर क्या लोगे बताओ? बताओ बेटा, आर क्या लोगे आप? दिखती 3 बाय, बस यही तो लिया बेटा मैंने, यही, दिस इज व्हाट आई हैव डन। तो आप तो कुछ नहीं किया करो, बस वी वेलोसिटी वेक्टर को आगे बढ़ा दिया और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपने रेफरेंस से, अपने रेफरेंस से वेलोसिटी वेक्टर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ठीक है ना? चल, ओके। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये रॉड, ये बॉल आई, यहां टकराई और टकराकर बॉल रुक गई। ये 2m मास
लेंथ L, ये m मास, वेलोसिटी v. ओके, इफ rod on the smooth horizontal surface and ball strikes horizontally and comes to rest just after striking. Find omega and v of rod. ठीक है ना? ठीक है, ओमेगा भी निकालना भी देखो, अब मैंने क्वेश्चन में बढ़ा दिया बेटा, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. थोड़ा सा हायर लेवल चल रहा है अभी तक, थोड़ा सा हायर लेवल चल रहा है ना, और इससे और हायर नहीं ले जाऊंगा, है ना. तो इसलिए अपन इस पे आके फिनिश करेंगे, इसके बाद मैं टाइप चेंज कर दूंगा. ओके, अब क्या किया है हम, यहां जाकर ये बॉल आई, आके इससे टकराई और टकराकर बॉल रुक गई, बॉल रुक गई टकरा. अब बॉल टकराकर रुक गई तो रॉड आगे जाएगी, तो रॉड कितनी स्पीड से आगे जाएगी और कितने हाँ, अब यहां पर क्या कर रहा हूं देखना, ये पेन है. ओके, अब इस पेन पर यहां से एक बॉल आती है. ओके, और ये बॉल आकर यहां पर स्ट्राइक करती है, जैसे अपन कैरम खेलते हैं ना, कैरम की तरह ही यहां पर, तो कैरम की तरह यहां पर बॉल आएगी और बॉल आकर स्ट्राइक करेगी. तो अब आप देखो जरा क्या हुआ, देखो ध्यान से, पेन कहां था, यहां था इस पॉइंट पर. मैं दूसरी फिंगर रख लेता हूं, ठीक है ना, यहां पर इस पॉइंट पर था पेन. क्या हुआ, यहां पर आकर आपने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक किया तो क्या हुआ, आगे चला गया. ठीक है ना, पेन आगे भी चला गया और साथ ही साथ पेन रोटेट भी हुआ था, साथ ही साथ क्या हुआ था, पेन रोटेट भी हुआ था. तो मतलब यहां पर यदि अपन देखें ध्यान से तो हाँ जी, यहाँ पर दोनों चीजें हो रही थी. क्या हो रहा था, ट्रांसलेशन भी हो रहा था और रोटेशन भी हो रहा था. ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में यदि अपन देखें यहां से कि ये बॉल आई, आके इसको स्ट्राइक किया, ये आगे चला गया, ये बॉल आई, आके इसको स्ट्राइक किया और ये आगे चला. तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, बॉल तो यहां आकर रुक गई और ये रॉड आगे जा भी रही है, तो ट्रांसलेट भी हो रही है. तो बाय कंजर्वेशन, ये सॉल्यूशन है ना, बाय कंजर्वेशन ऑफ P, conservation of P. P means linear momentum. P means यहाँ पर linear momentum. पहले कौन सा मास आ रहा था, m, कितनी स्पीड से v, अब कौन जा रहा है 2m, कितनी स्पीड से v डैश, तो v डैश बराबर v by 2. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड है. ठीक है ना, ये रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है. क्लियर, तो रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अलग अलग आएगी यहां पर, रॉड के सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है बेटा वो अलग अलग होगी. एग्रीड, तो इस तरह से अपन देखें तो अलग अलग वेलोसिटीज हुई सेंटर ऑफ मास की. अब अलग अलग वेलोसिटीज होने के कारण क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अलग अलग होने के कारण
सॉरी एक मिनट जस्ट मिनट, सेंटर ऑफ मास की फिक्स वेलोसिटी होगी, रॉड के हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी। रॉड के भाई आपने जब देखा कि ये रॉड ऐसा गोल घूमती हुई जा रही थी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ अलग थी और इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ ज्यादा रही होगी, तब तो ये आगे निकल गया। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ कम होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ ज्यादा होगी, तब तो ये आगे निकल गया, ऐसा गोल घूम गई रॉड। तो इसका मतलब हर पॉइंट की रॉड के हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। तो मैं हर पॉइंट की वेलोसिटी नहीं बता रहा हूं अभी आपको, मैंने आपको केवल और केवल किसकी वेलोसिटी बताई, रॉड के सेंटर ऑफ मास की। डन इट? क्या ये चीज क्लियर है? अब अपन अगली चीज देखते हैं। अब देखें अपन कि भाई ओमेगा क्या हो। तो अब जब ये हिंज नहीं है, जब ये हिंज नहीं है तो किसके अबाउट सेंटर ऑफ कंजर्व करेंगे अपन एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कंजर्व करेंगे? सेंटर ऑफ मास के। तो देन बाय कंजर्विंग L about COM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस कितनी? बोलो बेटा, वेलोसिटी वेक्टर की डिस्टेंस कितनी सेंटर ऑफ मास से? सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी वेक्टर की डिस्टेंस L/2। वेरी गुड, परफेक्ट। सो इट इज mv L/2। रॉड का तो इनिशियली जीरो, रॉड का इनिशियली कितना? जीरो। बाद में बॉल का कितना? जीरो। बाद में बॉल का कितना? जीरो। और रॉड का कितना? रॉड का कितना हो जाएगा? I/2 ओमेगा। अब सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में लेने से फायदा क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में लेने से फायदा क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी mvr जीरो हो गया। सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी mvr कितना हो गया बेटा? जीरो हो गया। एग्रीड? क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो इस तरह से अपन को फायदा क्या होता है सेंटर ऑफ मास में? ये चीज का फायदा हो जाता है कि उसका मोशन अपन को निगलेक्ट करने को मिल जाता है। बस आंसर आ गया, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ml²/12 into omega plus mv L/2। so this is m l तो ओमेगा बराबर 6v/n। ओमेगा बराबर 6v/n। क्या ये चीज क्लियर है? ये ओमेगा किसके रेफरेंस फ्रेम में है? वो फिर, और यार मैं बार बार गलत कर देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बार बार गलत कर देता हूँ। तो ये 3 रहना है। ओके, मैंने जानबूझ के एक्चुअली 2m इसी चक्कर में दिया कि इसमें अलग अलग आपको समझ में आया कि तब मैं किसका मास लिख रहा हूँ, और खुद ही जो है हर बार m लिख के काम कर। हाँ जी बेटा, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किसके रेफरेंस फ्रेम से किस तरह से अपन इस चीज को लेते हैं, यानी तो ये इस तरह से अपन इस चीज को डिफाइन। ओके, ये यहां से कहानी, दिस इज ऑल अबाउट इट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किसके, ठीक है ना? चल अगला अपन देखें। अगला एक मजेदार क्वेश्चन, देखते हैं। कैसा मजेदार क्वेश्चन है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर ही, ठीक है ना? है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। हाँ, पुराने समय में जो काली वाली साइकिलें चलती थी, है ना, काली, हीरो, एटलस, हरक्यूलस, है ना, ये 3 कंपनी हुआ करती थी उस समय। और इन तीनों की जो साइकिल हुआ करती थी, फिक्स कलर फिक्स था, ब्लैक कलर में कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है ना?
और उनमें पीछे एक मेन स्टैंड काइंड ऑफ लगा रहता है, मेन स्टैंड जिसमें अपन साइकिल का स्टैंड पे यूं साइकिल को जैसे स्कूटर को मेन स्टैंड पे चढ़ाते हैं अपन, ऐसे ही साइकिल को भी मेन स्टैंड पे चढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी वाली साइकिल कितने लोगों ने चलाई है आप में से? काले वाले स्टैंड वाली, मेन स्टैंड वाली साइकिल, मेन स्टैंड वाली साइकिल आप लोग इतने सारे लोगों ने चलाई, वाह मजा आ गया। अच्छा ओके, इतने उन्हें मेन स्टैंड वाली साइकिल चलाई। अच्छा, मेन स्टैंड वाली साइकिल चलाने में, बदमाशी करने में मजा कहाँ आता था? मैं आपको बताऊं, मैं कहा करता था, मैं मेन स्टैंड में लगे लगाए स्टैंड में साइकिल पे चढ़ जाता था, है ना, लगे लगाए स्टैंड, और फिर उसके बाद पैडलिंग करता था स्टैंड पे ही लगे लगे। उस स्टैंड पे लगे लगे पैडलिंग करने से क्या होता था, पहिया बहुत तेजी से गोल घूमने लगता था, है ना। और पहिया बहुत तेजी से घूमने के बाद फिर क्या करते थे, अपनी बॉडी को हल्का सा यूं झटका देते थे आगे की तरह, है कि नहीं? क्लियर? पानी में भी किया, बिल्कुल सही, पानी में भी किया, पानी में करने में पानी पीछे उछलता था, वो तो मजा, बहुत ही मजा आता था, वो तो मतलब कोई पीछे की तरफ, वो तो बहुत ही मजा आता था, है ना, नहलाने में, नदी में नहलाने में तो बहुत ही मजा आता था। लेकिन अभी तो चलो एनीवे, उसका हाँ वो तो अल्टीमेट मजा था, लेकिन अभी तो अपन जमीन की बात कर रहे हैं अपन। तो मेन स्टैंड पे लगे लगे साइकिल में पैडल मारते थे खूब तेजी से पहिया गोल घुमा दिया, और उसके बाद फिर तेजी से यूं झटका दिया अपनी बॉडी को, तो क्या होता था, साइकिल स्टैंड से उतर जाती थी, और साइकिल स्टैंड से उतरती थी तो अपने आप आगे चलती थी। किया है आपने ये? किया आपने? Have you done it? यस किया है। अरे बदमाश तो तुम सब हो, हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमने बदमाशी ना की, बस साइकिल पे चढ़ने भर मिल गया और फिर तो बदमाशी करना तो तुम्हारे आगे नहीं, नीचे गिरते थे। तो उसमें क्या क्या होता था कि बस यूं झटका दिया तो आगे बढ़ गए तो बस वो साइकिल चल देती थी, फिर अपन पैडल मार के आराम से चला, तो स्टाइल थी अपनी, अपना भी क्या स्वैग, आजकल की लैंग्वेज में बात, अपना भी स्वैग था, है ना। ठीक है ना, क्लियर? तो पॉइंट इज कि वह चीज, अब अपन वहीं से यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं, कंजर्वेशन पे, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर अपन उसी में कि क्या किया अपन ने, अब समझाने के लिए तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया, अब क्वेश्चंस के लिए अपन सिंपल चीज ले लेते हैं, समझाने के लिए तो एक्सपेरिमेंट हो गया, क्वेश्चन करने के हिसाब से अपन सिंपल चीज ले लेते हैं। सिंपल चीज में क्या ले लेते हैं, अ व्हील, मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ओमेगा से रोटेट कर रही है, is placed on rough surface, gently, जेंटलमैन की तरह रख दी अपन ने, जेंटलमैन की तरह, जेंटलमैन की तरह कैसे रख सकते हैं अपन, जेंटलमैन की तरह इस तरह से रख सकते हैं अपन, ये उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप है, छोटा सा प्रोटोटाइप है ना। क्या किया ये, दिख रहा है, दिख रहा है ये, है ना। ये ये वॉशर है, इस पे मैंने ये इस तरह से गोल घुमा दिया है, ठीक है ना, वॉशर है, इस पर इस तरह से मैंने ये गोल घुमा दिया है। अब ये गोल घूम रहा है, बहुत तेजी से ओमेगा के साथ घूम रहा है, और घूमते घूमते मैंने क्या किया, इसको इसको ले आके ऐसा ऐसा जमीन पर रख दिया, ऐसा कैसे जमीन पर रख दिया, ये आप वैसा समझ सकते हो जैसे आपको मेले में एक वो मिलती थी डिस्क, और उस डिस्क में से दो धागे जाते थे, दो पतले पतले छेद थे आसपास, आसपास में, उसमें से एक धागा जाता था जो दोनों साइड जाके लूप बनाता था। किया आप लोगों ने या नहीं किया? लकड़ी की डिस्क होती थी, हाँ,
और उसमें से आसपास 2 छेद होते थे, सेंटर के पास में ही 2 छेद होते थे, और उसमें क्या करते थे कि उसमें से धागा निकाल के पूरा एक लूप बना देते थे, और फिर उस डिस्क को यूं 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 तेजी से अपन पहले रोल कर लेते थे, एक धागे से खूब रोल किया, और फिर उसके बाद यूं धागे को खींचते थे, यूं खींचते थे, तो वो डिस्क गोल घूमती थी। उसमें हालांकि इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लेते थे, तो वो एक बार क्लॉकवाइज घूमती थी अपन, फिर दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमती थी, याद है? हाँ, किया है, सबने खेला है ना, खेला था। क्या कहते थे उसको? आइज, आइज कहते थे, मुझे नहीं पता बेटा, नाम नहीं मालूम मुझे, मैंने खेल बहुत सारे खेले हैं, नाम नहीं पता, शरारतें बहुत की हैं, नाम को नहीं याद रखता। ठीक है ना, मैं अपने नाम में याद रखूं तो फिर को भी याद आता कि यहाँ पे पिटाई हुई थी, वहां पे पिटाई हुई थी, फिर क्यों अपन को नेगेटिव चीजें याद है पिटाई की? अपन तो खेलो और बस आगे बढ़ो, है ना। ठीक है ना। तो अब यदि मान लीजिए वो इस तरह से तेजी से घूम रहा है, अब घूमने का आपको विजिबिलिटी आ गई, पहिए का गोल घूमना, तेजी से गोल घूमना, विजिबिलिटी आ गई, है ना। वो उस डिस्क का गोल घूमना, विजिबिलिटी आ गई, क्लियर है, विजिबल है, बहुत तेजी से घूम रहा है, और उस घूमती हुई डिस्क को हमने जेंटली क्या कर दिया, जमीन पर रख दिया। तो उस गोल घूमती हुई डिस्क को जमीन पर मैंने रख दिया, कैसा रख दिया? ऐसा रख दिया। अब क्या होगा? एकदम से यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के कारण ये फ्रिक्शन आता था, एकदम से रिलेटिव वेलोसिटी के कारण फ्रिक्शन आता था, ठीक है ना, आता था। तो अब ये फ्रिक्शन आएगा एकदम से यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी के कारण, तो फ्रिक्शन आएगा तो एक्सटर्नल फोर्स है। अब बताओ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहाँ करूं? अच्छा, ब्लर जैसे आसार लग रहे हैं अभी से? अच्छा, अभी से लगने लगे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, 1-2 मिनट बाकी है ना। हाँ ठीक है ना, क्लियर। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, ध्यान से देखना, बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, समझाने में जितना लंबा समय लग रहा सॉल्व करने में उससे चौथाया भी नहीं लगना, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो अब बताओ आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट करें? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ग्राउंड के अबाउट, ठीक है ना, जेंटली। क्वेश्चन इज फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन था। क्या चीज क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है ना? अब सॉल्यूशन तो 2 मिनट में हो ही जाएगा, सॉल्यूशन में थोड़ी ना दिक्कत होती है, अपन को तो क्वेश्चन समझ में आने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तो आसानी से हो जाएगा। क्या करना है? बोले सर ग्राउंड के पॉइंट के अबाउट, तो कंजर्विंग एल अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, कंजर्विंग एल अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। क्यों? क्योंकि फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड पे लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड पे लग रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस जीरो करते हैं वहां से, मतलब उसी पॉइंट के अबाउट जहां पे फोर्स लग रहा है उसी के अबाउट हम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो उसी के अबाउट यदि हमने कंजर्वेशन अप्लाई किया, तो पहले क्या था? केवल और केवल आई ओमेगा था, पहले डिस्क या व्हील केवल रोटेट कर रहा था। बाद में क्या होगा? व्हील रोटेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। बाद में क्या होगा? व्हील रोटेट भी करेगा और साथ ही साथ आगे भी बढ़ेगा। तो बाद में क्या हुआ? आई ओमेगा डैश आई सी प्लस एम वी सी इंटू आर। अब उसके बाद दोनों चीजें हो गई, दोनों के कहा एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना। अब क्या है? उसका सेंटर ऑफ मास आगे भी बढ़ रहा है, तो उसका एमवीसी है। अब आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? सेंटर ऑफ मास नहीं है,
सेंटर ऑफ मास नहीं है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड है, तो इसलिए ग्राउंड के अबाउट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी लेनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लेना। ग्राउंड के रेफरेंस में सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, खत्म। आई कितना होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश प्लस एम। वीसी को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा वीसी को अभी आज तुम याद कर लो, केवल कल समझाऊंगा। वीसी को इक्वल टू आर ओमेगा क्यों लिखना है, वीसी इक्वल टू आर ओमेगा, वैसे अपन ने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है, सॉरी पढ़ा है अपन ने, तो याद क्या करना, वी इक्वल टू आर ओमेगा तो पढ़ा है ना अपन ने, है ना। तो वी इक्वल टू आर ओमेगा रख दिया, तो आर ओमेगा इंटू आर, आर आर मिलके क्या हो जाएगा, ये टू, ये ओमेगा डैश होगा, 2mr स्क्वायर ओमेगा डैश इज इक्वल टू mr स्क्वायर ओमेगा, mr स्क्वायर काट दो पूरा का पूरा, ओमेगा डैश बराबर ओमेगा बाई 2, और v बराबर vc बराबर r ओमेगा डैश, तो r ओमेगा बाई। मतलब पहिया कितनी स्पीड से घूमेगा, पहिया कितनी स्पीड से घूमेगा, आधी ओमेगा से, और उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आर ओमेगा। ठीक है ना बेटा, रॉड के केस में अपन ने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व किया था ना बेटा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में एमवीसी आर उसका 0 था, इसलिए रॉड के केस में नहीं लगाया। हाँ, फ्रिक्शन ने क्या किया, फ्रिक्शन ने जो किया वो अपन ने लिया ही नहीं, फ्रिक्शन ने उसकी स्पीड को लॉस किया, एनर्जी को लॉस किया। कल अपन एनर्जी करेंगे तब समझ में आएगा, फ्रिक्शन ने उसकी एनर्जी कम कर दी है, लेकिन वो यहाँ पे अपन ने कोई काम का नहीं आया, क्योंकि अपन ने बदमाशी कर ली ना, फ्रिक्शन जहां लग रहा था उसी के अबाउट अपन ने टॉर्क कंजर्व करके सॉल्यूशन निकाला। ठीक है ना। अब इसी में देख, ध्यान से सुनना बेटा, ये समझ में आया पहली चीज तो ये है, क्या ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि ये कैसे किया, ये चीज करते बन जाएगी आपसे अगले क्वेश्चन में भी। यदि मान लीजिए, अब ध्यान से सुनो, मैं इसमें पहिए की जगह डिस्क बना देता हूं, डिस्क, सर्कुलर डिस्क, और सर्कुलर डिस्क को भी तो रख सकते हैं ना अपन ऐसा गोल घुमा के नीचे जमीन पर, डिस्क को भी बहुत तेज गोल घुमा के जमीन पर रख सकते हैं। तो यदि मैं डिस्क को गोल घुमा के जमीन पर रख दूं, सेम क्वेश्चन पूछ लूं, तो क्या आप सेम तरीके से कर पाओगे, आंसर सेम नहीं आएगा, आंसर सेम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, जबकि वीसी आपको आर ओमेगा ही रखना है, वीसी आर ओमेगा ही रखोगे तो बदल जाएगा आंसर। चलो डिस्क भी हटा देते हैं, हम क्या करते हैं, सॉलिड सिलेंडर रख देते हैं गोल घुमा के, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर रख दिया, तब भी कर लेंगे अपन, जो आंसर डिस्क का आएगा एग्जैक्टली वही आंसर सॉलिड सिलेंडर का भी आएगा, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर और डिस्क दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तीसरा, यदि मैं एक सॉलिड स्फीयर ले लूं, एक सॉलिड स्फीयर ले लूं और उस स्फीयर को एक एक्सिस पे गोल घुमा दूं, सॉलिड स्फीयर को जैसे कंचे अपने ढलका देते हैं ना अपन, कंचे अपन ढलका देते हैं, तो कंचे ढलकते हुए जाते हैं और उनका वेलोसिटी भी होती है और रोटेशन भी होता है। अब वो चीज ऑब्टेन करने के लिए पहले हमने बड़ा सा कंचा लिया, बड़ा सा, थोड़ा सा बड़ा स्फीयर लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, विजिबिलिटी आएगी, और उसको गोल घुमा दिया अपनी एक्सिस पे और उसको रख दिया। इन सब के केस में वीसी इक्वल टू आर ओमेगा ही होगा, बिल्कुल सही है, इन सब के केस में वीसी इक्वल टू आर ओमेगा होगा। अब सॉलिड स्फीयर की जगह हॉलो शेल रख दो, सॉलिड स्फीयर की जगह हॉलो शेल रख दो, और इतने सारे रखने के बाद ये समझ में तो आ गया ना,
ठीक है ना। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ये समझ में आ गया ना कि कॉन्सेप्ट यही लगना है, और इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपन से। अब अपने यही कॉन्सेप्ट से वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इज इट डन? पक्का?